नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका कलेक्टर जी पर। तो आज है 7 अप्रैल। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपने जासूसी उपग्रह को सफलतापूर्वक उसके ऑर्बिट में उतारा है। ऑप्शंस हैं अमेरिका, इजराइल, चीन, रूस। तो आंसर है इजराइल। ये है जिसको रॉकेट के थ्रू भेजा जा रहा है अंतरिक्ष में। इजराइल ने अपना जासूसी उपग्रह सफलतापूर्वक अपने और उसके ऑर्बिट में उतार दिया है। ऑर्बिट मतलब वह स्थान जहाँ पर उस सैटेलाइट को पहुँचाना था। इस उपग्रह का नाम क्या है? ओफेक 13। ओफेक 13 ये ओफेक नाम का एक सीरीज़ चला आ रहा है। ये 13वें नंबर का सीरीज़ था। ये लगभग 1970-80 के आसपास से चला आ रहा है। तो ये 13वीं इसकी सीरीज़ थी, मतलब 13वां सैटेलाइट था ओफेक का। अब देखिए 2023 के 5 अप्रैल को इजराइल ने अपना नया जासूसी उपग्रह ओफेक 13 को ऑर्बिट में स्थापित किया। यह सैटेलाइट इजरायली सेना और खुफिया ठिकानों को एक उन्नत खुफिया क्षमता प्रदान करने के लिए है। मतलब एक तरीके से खुफिया ठिकाने मतलब छुपने के लिए बहुत ही दमदार जगह, ताकि दुश्मन इन तक ना पहुंच पाएँ। ओफेक 13 विशिष्ट इजरायली एयरबेस पालमाकिम से लॉन्च किया गया। ये एयरबेस का नाम है पालमाकिम, यहाँ से लॉन्च किया गया। बात करें अगर इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। यरूशलेम एक राजधानी है और एक राजधानी तेल अवीव। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? बेंजामिन नेतन्याहू। जासूसी एजेंसी का क्या नाम है? मोसाद। ये बहुत ही खतरनाक एजेंसी है, अपने दुश्मनों को चुन चुन के मारने के लिए बहुत फेमस है। तो दुनिया की अगर सबसे खतरनाक इसे एजेंसी कहें, सबसे इंटेलिजेंट और सबसे माइंडेड, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मोसाद काफ़ी बड़ी जासूसी एजेंसी है। ऐसे ही ब्रिटेन में कौन सी है? तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है? MI5 है। अमेरिका में कौन सी है? तो FBI है, CIA है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। और इंडिया में IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ है। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय प्रदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो आंसर है कर्नाटक। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में, याद रखिएगा 2022 से 2023 नहीं है, 2022 में न्याय प्रदान करने में कर्नाटक शीर्ष पर है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार कर्नाटक ने 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये क्राइटेरिया है, 1 करोड़ से अधिक आबादी, 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में। रिपोर्ट में तो पहला तो हो गया कर्नाटक, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है तेलंगाना। IJR इंडिया जस्टिस रिपोर्ट सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के सहयोग से टाटा ट्रस्ट की एक पहल है। तो ये हम लोगों को याद रखना है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है न्याय प्रदान करने में? तो कर्नाटक ने। कर्नाटक पहला, तमिलनाडु दूसरा, तेलंगाना तीसरा। बात करें अगर कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, राज्यपाल यहाँ के थावरचंद गहलोत। अगला प्रश्न, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? ऑप्शंस हैं फिनलैंड, स्वीडन, लिथुआनिया, एस्टोनिया। तो आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है। तुर्की की स्वीकृति से, तुर्की मतलब तुर्की, अभी कुछ समय पहले इसने अपना नाम चेंज कर लिया था, तुर्की से तुर्की कर लिया था। तो तुर्की की स्वीकृति से फिनलैंड नाटो का सदस्य बन पाया है। नाटो का सदस्य बनने के लिए इसमें कंडीशन क्या होती है? अगर किसी भी देश को नाटो का, देखिए जैसे भारत जो है वो नाटो का सदस्य नहीं है, ठीक है। नाटो में टोटल 30 मेंबर थे, एक फिनलैंड और जुड़ गया तो अब 31 हो गए। नहीं तो कंडीशन क्या है नाटो की, अगर सदस्य देश बनना है किसी को, सपोज़ अगर भारत को ही सदस्य देश बनना है, तो 30 के 30 देशों का समर्थन चाहिए। अगर कोई एक देश भी मना कर देगा तो नहीं बना जा सकता। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि तुर्की की स्वीकृति से फिनलैंड सदस्य बन पाया है। नाटो का सदस्य बनने के लिए सभी नाटो सदस्य देशों की स्वीकृति चाहिए होती है। तुर्की शुरुआत में फिनलैंड को स्वीकृति नहीं दे रहा था। कारण क्या था? कुर्दिश वर्कर्स पार्टी। एक कुर्दिश वर्कर्स पार्टी है जिसे तुर्की, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ये सब आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। और तुर्की का मानना था कि फिनलैंड कुर्दिश वर्कर्स पार्टी का समर्थन कर रहा है, इसीलिए वो उसे स्वीकृति नहीं दे रहा था। लेकिन अब उसे संतुष्टि हो गई है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए तुर्की ने उसे स्वीकृति दे दी है।
देखिए 2022 में 2 देश थे, फिनलैंड और स्वीडन, जिन्होंने नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन दिया था। लेकिन फिनलैंड को तो स्वीकृति मिल गई, लेकिन स्वीडन को स्वीकृति नहीं मिली है। देखिए, और ये नाटो की सदस्यता लेना क्यों चाह रहे थे? रूस से खतरे की आशंका है, इसीलिए नाटो में शामिल होना चाहते हैं। अगर हम लोग फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड से रूस की सीमा लगभग 1340 किलोमीटर के आसपास लगती है, वो बॉर्डर है। तो रूस जैसा भी यूक्रेन के ऊपर बरसा हुआ है, वैसे ही कभी भी फिनलैंड और स्वीडन को भी डर था कि हम लोग छोटे छोटे कंट्री हैं, रूस एक बहुत पावरफुल कंट्री है, हम लोग के ऊपर कभी भी टेक ओवर कर सकता है। इसीलिए फिनलैंड और स्वीडन ने 2022 में सदस्यता के लिए आवेदन दिया था। फिनलैंड को तो अब मिल गया है स्वीकृति, फिनलैंड को नाटो की स्वीकृति मिल गई है। लेकिन स्वीडन अभी नाटो का सदस्य नहीं बन पाया है। उसका कारण क्या है? जो तुर्की है, तुर्की के राष्ट्रपति रसप तैयब अर्दोगान, उन्होंने मना कर दिया। क्यों? उसका रीज़न है ये स्वीडन में एक नेता हैं, इनका नाम है रासमस पलुदान। इन्होंने क्या किया था कुछ समय पहले, जब वहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे स्वीडन में, तो उन्होंने ये डॉक्यूमेंट जला दिया था। और ये डॉक्यूमेंट क्या है? तो ये है पवित्र कुरान जला दिया था इन्होंने। और क्योंकि तुर्की एक इस्लामिक कंट्री है, इसीलिए तुर्की भड़क चुका है, मतलब काफ़ी समय से भड़का ही हुआ है। तो इसीलिए अभी तक स्वीडन को स्वीकृति नहीं मिली है कि वो नाटो में शामिल हो। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ने आवेदन किया था, फिनलैंड और स्वीडन ने। फिनलैंड को स्वीकृति मिल गई है, स्वीडन को स्वीकृति नहीं मिली है। आगे अगर हम लोग नाटो की बात करते हैं, नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में, मुख्यालय है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। इसके प्रमुख कौन है? जेंस स्टोलनबर्ग। सदस्य देश कितने हैं? 31। पहले थे 30। 30वां सदस्य देश कौन था? वो था नॉर्थ मैसेडोनिया, उत्तर मैसेडोनिया। अब 31वां कौन सा बन गया है? फिनलैंड। आगे देखिए, बात करें अगर फिनलैंड की, तो फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। प्रधानमंत्री है सना मारिन। राष्ट्रपति कौन है? साउली निनिस्टो। इसे झीलों का देश कहते हैं और ये वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री है, सबसे खुशहाल देश माना जाता है फिनलैंड। देखिए, फिनलैंड में भी चुनाव हुआ था, तो प्रधानमंत्री जो सना मारिन हैं, ये फ़िलहाल अभी चुनाव हार गई हैं। तो आगे क्या होगा वो देखना होगा। फ़िलहाल तो प्रधानमंत्री वर्तमान में यही हैं, लेकिन अभी चुनाव हुआ था तो उसमें ये हार गई हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में इसरो ने कहाँ से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का परीक्षण किया? ऑप्शंस हैं चित्रदुर्ग कर्नाटक, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, थुम्बा केरल, चेन्नई तमिलनाडु। तो आंसर है चित्रदुर्ग कर्नाटक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना की मदद से इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का परीक्षण किया इसरो ने। किसने किसने मदद की? डीआरडीओ ने और भारतीय वायुसेना ने। यह परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग से किया गया। भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए किया गया परीक्षण है। ये कैसे भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए? तो देखिए, एक तरीके से ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और समय के साथ अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग नई नई टेक्नोलॉजीज़ को साथ लेते हुए चलें। तो इसीलिए ऐसा लिखा गया है कि भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए किया गया है। अब इस टेक्नोलॉजी में नया क्या है वो हम लोग आगे देखते हैं। RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से ऊपर उठाया गया और फिर नीचे छोड़ा गया। देखिए, इसका क्या मतलब है कि चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से ऊपर उठाया गया फिर नीचे छोड़ा गया। तो जिस तरीके से परीक्षण किया गया है, तो ये RLV जो है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, इस देखिए एक मिनट, ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है क्या, पहले वो देख लेते हैं। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल एक तरह का, ये अभिमान, सॉरी गलत लिखा गया, एक तरह का विमान है जो रॉकेट के सहारे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़कर दोबारा नीचे आ जाएगा ताकि वह दूसरे लॉन्च के लिए तैयार हो सके। ठीक है, ये देखिए, ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। ये अंतरिक्ष तक जाएगा जहाँ तक रॉकेट को, सैटेलाइट को छोड़ना है, और फिर ये वापस आ जाएगा। जैसे जो नॉर्मल लॉन्च व्हीकल होते हैं, जैसे कि आजकल हम लोग जो यूज़ करते हैं, PSLV है, GSLV है, उसमें स्टेज बाय स्टेज होता है। तो वो ऊपर तक जाते हैं और जो हिस्सा काम का नहीं होता वो एक बार एनर्जी देने के बाद में नीचे आ जाता है, बूस्ट देने के बाद वो नीचे गिर जाता है। तो ये चीज़ है। अब इस टेक्नोलॉजी में यही चीज़ अलग है, नाम ही देखिए क्या है, रीयूजेबल, तो बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, छोड़ के नीचे आ जाएगा, फिर इसमें फ्यूल भरेंगे, फिर ये अपने लॉन्च के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरीके से बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत ही किफ़ायती है। तो देखिए, यही लिखा हुआ था कि RLV को चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से ऊपर उठाया गया और फिर नीचे छोड़ा गया। जो एक्चुअल में जब ये काम करेगा तो अंतरिक्ष से नीचे गिरेगा ये, तब अभी तो हेलीकॉप्टर से उठाया गया है, उस समय अंतरिक्ष से नीचे गिरेगा, तब
उसी चीज़ को देखने के लिए परीक्षण किया गया था कि एरोडायनेमिक्स कैसे होंगे, स्पीड कैसी होगी, उसी के लिए परीक्षण किया गया था। तो अब देखिए RLV LEX का फुल फॉर्म क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन। ये LEX का मतलब यही है, ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन। देखिए, अगर इस चीज़ से हम लोग समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये क्या है? ये है PSLV, ठीक है, ये है PSLV और ये है RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो PSLV है या फिर GSLV है या कुछ समय पहले क्या आया था SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इन सब में क्या होता है? ये नीचे थ्रस्टर्स इसके लगे हुए हैं, थ्रस्टर्स बूस्ट करने के लिए। ये पहला स्टेज है, फिर ये दूसरा स्टेज है। इस तरीके से स्टेज बाय स्टेज ये ऊपर चढ़ते जाता है और जब स्टेज का काम ख़त्म हो जाता है, एक एक स्टेज का फ्यूल उनके ख़त्म हो जाते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं। अधिकतर प्रशांत महासागर के आसपास ही गिराया जाता है इनको। और यहाँ ऊपर क्या है? ये ऊपर है सैटेलाइट जिसको हम लोग को पहुँचाया है अंतरिक्ष में, ठीक है। अब ये जो चीज़ें नीचे गिर गई, अब वो दोबारा तो यूज़ आएंगी नहीं, अब वो दोबारा यूज़ भी नहीं आएंगी। उनको दोबारा बनाएंगे तो दोबारा खर्चा लगेगा, समय भी जाएगा। उसी के लिए ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, RLVTD, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इसमें क्या है? ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ये पार्ट रीयूजेबल है, ये पार्ट है पूरा, ये भी रीयूजेबल है, अंतरिक्ष तक जाएगा वापस आ जाएगा। तो ये बहुत ही किफ़ायती है, बहुत से पैसे बचा लेगा और बहुत समय भी बचाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये RLVTD मतलब जो RLV है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, इसकी टेक्नोलॉजी किस किस देश के पास है? तो देखिए, कोई भी देश इसे सही से अभी तक मास्टर नहीं कर पाया है। किसी भी देश के पास ये टेक्नोलॉजी सही से अभी तक नहीं बन पाई है। सिर्फ एक ही प्राइवेट कंपनी है पूरी दुनिया में, या फिर आप इनको देखिए, इनको आप पहचान गए होंगे। ये फ़िलहाल अभी फोर्ब्स के अकॉर्डिंग, फोर्ब्स जो पत्रिका निकलती है उसके अकॉर्डिंग दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स हैं अभी ये। तो इनका नाम है इलॉन मस्क। इनकी कंपनी है SpaceX। SpaceX एकमात्र ऐसी कंपनी है फ़िलहाल अभी पूरी दुनिया में जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यूज़ कर रही है, और इसीलिए इनको अभी नासा के भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है और आने वाले समय पे और यूज़फुल होगी ये टेक्नोलॉजी। बात करें इसरो की, तो इसरो की स्थापना हुई 1969 में, 15 अगस्त 1969। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। इसके अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। वाणिज्यिक शाखा क्या है इसकी? NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये इसरो की कमर्शियल यूनिट है। अगर बात करें DRDO की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? समीर कामत। अगला प्रश्न क्या है? स्लीनेक्स 2023 किन देशों के बीच आयोजित होगा? तो स्लीनेक्स 2023 क्या है? ये है एक्सरसाइज, अभ्यास है। तो किसके बीच आयोजित होगा? ऑप्शन है भारत श्रीलंका, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ इसके नाम से अगर हम लोग समझे तो SL से क्या बन जाएगा? श्रीलंका, IN से बन जाएगा इंडिया, EX से बन जाएगा एक्सरसाइज। तो भारत और श्रीलंका के बीच एक्सरसाइज है, ठीक है। या N से यहाँ पर क्या बन जाएगा? I से इंडिया बन गया और N से बन जाएगा नेवल एक्सरसाइज, मतलब नेवी, नौसैन्य अभ्यास। भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लीनेक्स 2023 का 10वां संस्करण 3 अप्रैल से 8 अप्रैल 2023 तक आयोजित होगा। ये 2 चरण में आयोजित होगा, एक 3 अप्रैल से 5 अप्रैल, फिर 5 अप्रैल से 8 अप्रैल। और यह अभ्यास कोलंबो में आयोजित हो रहा है, कोलंबो में आयोजित हो रहा है। भारतीय नौसेना के द्वारा INS किल्तान, भारतीय नौसेना के द्वारा किन नेवल शिप्स को भेजा गया है? इंडियन नेवल शिप्स को भेजा गया है, INS किल्तान और INS सावित्री, इनको भेजा गया है, INS सावित्री और INS किल्तान। बात करेंगे श्रीलंका की, श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धने कोट्टे। राष्ट्रपति हैं यहाँ के रानिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने। देखिए, कोलंबो और श्री जयवर्धने कोट्टे ये दोनों राजधानियाँ हैं। एक राजधानी में विधायिका बैठती है लेजिस्लेटिव, और एक जगह न्यायपालिका बैठती है जुडिशरी, और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका बैठती है। इस तरीके से अलग अलग राजधानियाँ हैं। अगला प्रश्न, वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 में लगातार दूसरी बार कौन सा शहर शामिल हुआ? ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भुवनेश्वर। तो आंसर है मुंबई। मुंबई शहर वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 में लगातार दूसरी बार शामिल हुआ है। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट की शुरुआत 2019 से हुई थी। इसे FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन तथा आर्बर्ट फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया। 2021 में मुंबई और हैदराबाद को इस लिस्ट में शामिल किया गया था। 2021 में मुंबई और हैदराबाद, और 2022 में लगातार मुंबई। वृक्ष और पौधों का बहुत अच्छे से प्रबंधन करने के कारण
मुंबई को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। मतलब वृक्ष और पौधों का संरक्षण करने के लिए मुंबई को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। मुंबई इकोनॉमिक कैपिटल है भारत की, आर्थिक राजधानी है, लेकिन उसके बाद भी पेड़ पौधों का बहुत अच्छे से संरक्षण करने के कारण वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 में लगातार दूसरी बार शामिल हुआ। बात करें अगर FAO की, तो ये संगठन क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। अगला प्रश्न, नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की है, निम्न में से कौन एक नहीं है? ऑप्शन है क्रिस्टीना कोच, रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इनमें से कोई नहीं। ये तीनों इसमें शामिल हैं और एक और हैं जेरेमी हैंसन। तो 4 लोग इसमें शामिल हैं। हाल ही में नासा ने